आज हम पौधों में खनिज पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज क्या है? खनिज वह तत्व हैं जो भूमि में पाए जाते हैं और इन्हीं खनिज तत्वों का अवशोषण पौधे अपनी जैविक क्रियाओं के लिए करते हैं। तो इस तरह से हम जो भूमि से प्राप्त होने वाले तत्व जिनका अवशोषण पौधे जाइलम कोशिकाओं के द्वारा करते हैं, खनिज पोषण कहलाते हैं। तो इस तरह से जितने भी खनिज तत्व हैं जो उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सभी क्या हैं? खनिज तत्व हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं और इनका ये अवशोषण करते हैं। तो इन्हीं पौधों में खनिज पोषण के अवशोषण जो कि विभिन्न प्रयोगों के द्वारा हम देखते हैं कि पौधों में खनिज तत्वों की कमी से उनमें बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। जैसे आपने पहले भी आपको विभिन्न खनिज तत्वों के कमियों के बारे में और उनसे रोग उत्पन्न या विकृत उत्पन्न होने के बारे में बताया गया है, जैसे कि क्लोरोसिस, हरिमहीनता, ऊतक क्षय, सड़न, मुरझाना, डाईबैक, हाइपरट्रॉफी, स्टेंट वृद्धि, विलगन, पर्णकुंचन, मोल्टिंग, हार्ट रॉट, लिटिल लीफ, सफ़ेद कलिकाएं, ये सभी तत्वों की कमियों से होने वाली बीमारियां हैं जो पादपों में होती हैं। तो इस तरह से हम प्रयोग से सिद्ध करते हैं कि जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हम इन तत्वों का उपयोग करके उनके रोगों की या उनमें विकृतियां हैं उन विकृतियों को दूर करते हैं। तो इन्हीं को कल्चर माध्यम में तैयार किए हुए जो अलग अलग कल्चर में तैयार किया गया प्रयोग के माध्यम से जो प्लांट लगाए गए हैं, किसी में एक तत्व की कमी है तो दूसरे में दूसरे तत्व की कमी है। तो इस तरह से क्रमशः 6 बोतलों में विभिन्न खनिज तत्वों की कमियों को दर्शाया गया है, जिसमें हम विभिन्न विकृतियां या उनमें होने वाली बीमारियों के बारे में या उनके विकास या वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इन्हीं जानकारियों को प्राप्त करने के बाद ही हम उन तत्वों के उपयोग जिससे ये सामान्य स्थिति में आ जाएं और अपनी वृद्धि और विकास समान ढंग से हो सके। तो इस तरह से ये कल्चर माध्यम में तैयार किए हुए विभिन्न जो कल्चर माध्यम है, सेक्स का संवर्धन विलयन, नॉप का संवर्धन विलयन में अलग अलग यौगिकों का, इनकी प्रतिशत मात्रा और इनकी ग्राम प्रति लीटर अलग अलग है। तो इसके आधार पर एक संवर्धन तैयार करते हैं जो कि अशुद्ध जल में मिलाकर इन्हें तैयार किया जाता है। और इस प्रकार के कल्चर माध्यम में जो तैयार किए जाने वाले पौधे हैं उनमें बहुत अधिक शीघ्रता से वृद्धि होता है। तो इसी के समान एक मृदा रहित खेती या हाइड्रोपोनिक्स, ये हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जो बिना मिट्टी के हम पौधों को उगा सकते हैं। और इस तरह के जो कल्चर माध्यम हैं, कल्चर माध्यम के द्वारा ही जल
को किसी टैंक में लेकर, बड़े टैंक में लेकर विभिन्न जो कल्चर में बनाए गए जो लवण की प्रतिशत मात्रा है उनको मिलाया जाता है और उस पर पौधों को उगाया जाता है। तो इसके लिए एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर में एक कॉर्क से बना होता है जिसमें प्लांट लगाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स की एक टेक्निक है जिसके अंतर्गत कल्चर माध्यम में तैयार किया गया मीडियम और इस मीडियम में प्लांट जो कि स्वस्थ प्लांट को लगाया जाता है। इसे ऊपर से कंटेनर को, जार को एयर टाइट करके कॉर्क से ढक दिया जाता है और एक नली के द्वारा इसे इस कल्चर मीडियम में एयर भेजते हैं, वायु भेजते हैं, जिससे प्लांट को पूर्ण रूप से वायु मिलता रहे। सीडलिंग प्लांट, स्वस्थ जो नया प्लांट होता है, सबसे पहले ग्रोथ जो होती है इस तरह के प्लांट को लगाकर इस हाइड्रोपोनिक के माध्यम से हम उगा सकते हैं। इसके अंदर, जार के अंदर जो उपस्थित सॉल्यूशन है कल्चर, सॉल्यूशन, इस कल्चर सॉल्यूशन में विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा एक निश्चित माप पर तैयार किए गए संवर्धित तत्वों को डाला जाता है। अशुद्ध जल होता है और निश्चित यौगिकों का मिश्रण होता है और इस तरह से ये प्लांट ग्रोथ करके, नया प्लांट ग्रोथ करके इसमें फ्लावरिंग हो सकती है, फ्रूट बन सकते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोपोनिक्स की सबसे पहले WF गैरिक ने 1929 WF गैरिक ने 1929 में इसका प्रयोग किया और ये हाइड्रोपोनिक्स उन क्षेत्रों में जहाँ पर मिट्टी नहीं पाए जाते या ऐसे स्थानों पर जहाँ बहुमंजिली इमारतें होती हैं, उन क्षेत्रों पर बृहद रूप से हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वैज्ञानिक जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स का आविष्कार किया कौन है? WF गैरिक। 1929 में इन्होंने सबसे पहले इस हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करके पौधे के विकास का अध्ययन किया और इसी तकनीक के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर मिट्टी की कमी है या जगहों की कमी है, उन क्षेत्रों पर ये आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्लांट हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत उपयोग किया गया वह टमाटर के प्लांट पे किया गया था। कौन सी प्लांट?
टमाटर। तो इस तरह से हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा हमारे जो प्लांट होते हैं, ये जो सामान्य प्लांट होते हैं सॉइल में या मिट्टी में उगने वाले पौधों की अपेक्षा ये तेजी से वृद्धि और विकास करते हैं। तो इस तरह से शीघ्रता से विकास करने के लिए हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक के माध्यम से पौधों को लगा सकते हैं या उत्पादन कर सकते हैं। तो यह टेक्निक बहुत अधिक कीमती होता है, इसलिए इसका अभी तक व्यावसायिक स्तर पर उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम इस टेक्निक से बहुत से पौधों को हम आसानी से उगाने के लिए या जल्दी उत्पादन प्राप्त करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं। तो ये सब एक पौधों की पोषण तत्वों के द्वारा ही निर्मित किए गए संवर्धन माध्यम का ही उपयोग करके पौधों का वृद्धि करते हैं, जिससे उनकी विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए पोषक तत्व आवश्यक होते हैं और इन सभी पोषक तत्व इनको कल्चर माध्यम से प्राप्त होते रहते हैं। इस हाइड्रोपोनिक्स की हानियां भी, क्योंकि इन्हें हम सभी जगह उपयोग नहीं कर सकते और इसमें केवल ऐसे प्लांट को लेते हैं जो भूमि में नहीं ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, उन प्लांटों को इसमें कर सकते हैं, या जली प्लांट ले सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ये टेक्निक जो है ये बहुत कॉस्टली कीमती होता है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं हो पाता। तो आज हम विभिन्न कल्चर के माध्यम से पौधों की वृद्धि और विकास के बारे में और उनसे होने वाली कमियों से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन किए। इसी के तरह खनिज तत्वों का अवशोषण की क्रियाविधि, खनिज तत्वों का अवशोषण किस तरह से होता है। खनिज तत्वों का अवशोषण। खनिज तत्वों का अवशोषण पौधे कैसे करते हैं? जड़ों के द्वारा। जड़ों की कोशिकाओं, जो जड़ में पाई जाने वाली रूट्स हेयर, जड़ के में पाई जाने वाली रूट हेयर जो होती हैं, ये भूमि में पाए जाने वाले जल के साथ और इनमें पाए जाने वाले जो विभिन्न लवण हैं, ये आयनों के रूप में पाए जाते हैं। इन आयनों के माध्यम से जलों के साथ, जल के अणुओं के साथ पादप में पहुंचते हैं, पौधों में पहुंचते हैं। तो इस क्रियाविधि के लिए दो विधियां होती हैं, एक तो निष्क्रिय अवशोषण और दूसरा है सक्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण वह विधि है जिसमें अवशोषण के दौरान पादपों को किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और जो सक्रिय अवशोषण है वह अवशोषण के दौरान उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो ऊर्जा है, अतिरिक्त ऊर्जा है, ये श्वसन के दौरान प्राप्त होने वाले एटीपी,
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय क्या है? निष्क्रिय अवशोषण वह अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और सक्रिय अवशोषण वह है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय, इसमें सबसे पहले निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण वह अवशोषण है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके अंतर्गत विषण, सबसे पहले विषण विधि के द्वारा जीवों में अवशोषण पौधों की जड़ों में पाई जाने वाले जो तत्व हैं या यौगिक हैं, ये आयनों के रूप में होते हैं और ये आयन के रूप में होने के साथ साथ उनकी सांद्रता भी होती है। जैसे जैसे उनकी सांद्रता कम होते जाता है, यानी कि पदार्थों के निर्माण के लिए इन तत्वों का उपयोग जब होता है तो ये इनकी सांद्रता कम होती जाती है। कम सांद्रण होने के कारण मिट्टी में जो उपस्थित तत्व हैं इनकी सांद्रता अधिक है वहाँ पर और मिट्टी में उपस्थित तत्वों की सांद्रता अधिक होने के कारण ये जड़ की कोशिकाओं में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल के अणुओं के साथ विस्तृत होते हैं। तो इस तरह से विषण जड़ों के माध्यम से जल के अणुओं के साथ तत्वों का विषण होता है और ये पादपों में विस्तृत हो जाते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हुई। ये सांद्रण प्रवणता के आधार पर तत्वों का विषण होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तत्व के आयन्स विस्तृत होते हैं, वह है सांद्रण प्रवणता। तो विषण के द्वारा अधिकतर जो प्रक्रिया होती है विषण क्रिया के द्वारा ही तत्वों का अवशोषण होता है। दूसरी जो विधि है फैसिलिटेटेड विधि। इस फैसिलिटेटेड विधि के अंतर्गत जितने भी खनिज तत्व हैं ये प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन के माध्यम से, प्रोटीन के जो अणु हैं ये वाहक का काम करते हैं और ये भी सांद्रण प्रवणता की माध्यम से तत्व कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। पादप कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली होता है उस प्लाज्मा झिल्ली में का जो संगठक होता है क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन ही यहाँ पर क्या काम करते हैं? वाहक का काम करता है और ये प्रोटीन तत्वों को अवशोषित करके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विस्तृत करते हैं। तो इस तरह से विषण की क्रिया के द्वारा भी यहाँ पर फैसिलिटेटेड माध्यम से खनिज तत्वों का
अवशोषण होता है। इसी तरह आयनन विनिमय, तीसरी विधि है आयनन विनिमय, जिसमें आयनों का आदान प्रदान। विनिमय का मतलब है आयनों का आदान प्रदान। एक आयन दूसरे यौगिकों के आयन में चले जाते हैं और दूसरे यौगिक के आयन दूसरे यौगिक के आयन में आ जाते हैं। तो आयनन विनिमय के अंतर्गत संपर्क विनिमय सिद्धांत, निष्क्रिय अवशोषण के अंतर्गत ही है आयनन विनिमय सिद्धांत। आयनन विनिमय के द्वारा जड़ पर पाए जाने वाले रूट्स हेयर, मिट्टी में पाए जाने आयंस से ये जल के अणु के साथ मिसेल के रूप में उपस्थित होते हैं। तत्वों के आयन और जल के आयन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इनमें आयनों का जो विनिमय होता है ये हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि आसानी से एक दूसरे पर ये अतिव्यापन के माध्यम से विनिमय होता है। एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होने के बाद हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन में चला जाता है, पोटेशियम आयन बना लेता है। पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन में आयनों का आदान प्रदान रूट हेयर्स के अंदर आयनों के प्रवेश जल के अणुओं के साथ जल में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर सॉइल के साथ जो क्ले मिसल्स का निर्माण होता है, हाइड्रोजन आयन, जल के अणु और तत्वों के अणु। सॉइल मिसेल के रूप में ये अणु पाए जाते हैं। तो इस तरह से आयन विनिमय के माध्यम से भी तत्वों का, खनिज तत्वों का अवशोषण पादपों में होता है। तो ये भी एक अवशोषण की क्रियाविधि है। इसके बाद हम कार्बनिक अम्लों के विनिमय के द्वारा भी पदार्थों या तत्वों का अवशोषण पादपों में होता है। जड़ की संरचना, जिसमें बाहरी स्तर पर एपिब्लेमा पर रूट हेयर्स होता है, इसी रूट हेयर में आयनिक जो पदार्थ है, जड़ श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और ये जल के साथ, भूमि में उपस्थित जल के साथ हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जल में और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो आयन बनाएगा, हाइड्रोजन आयन और कार्बनिक आयन, कार्बनिक आयन का निर्माण करते हैं।
CO3। सवाल में उपस्थित जल और श्वसन के द्वारा उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। आयनन विनिमय के अंतर्गत जड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो ये जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। तो ये कार्बनिक अम्ल में कार्बोनेट आयन और सवाल में उपस्थित पोटेशियम आयन ये मिसेल के रूप में सवाल में उपस्थित रहता है। कार्बोनेट आयन और पोटेशियम आयन ये कार्बनिक आयन के साथ जुड़कर जलों के माध्यम से अवशोषित होकर पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में यौगिक या लवण के रूप में जल के द्वारा जड़ में पहुंचता है। और इस तरह से जड़ में के रूट हेयर पर पहुंचने के बाद इनकी कोशिकाएं रूट की जो संरचना होती है, सबसे पहले एपिबेल्मा, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल के बाद होता है जाइलम कोशिकाएं, जाइलम और फ्लोएम। इसमें जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं अल्टरनेट होती हैं, रेडियल कंडीशन, जिसमें एक के बाद जाइलम होगा, फिर दूसरी कोशिकाएं फ्लोएम। तो जाइलम की कोशिकाएं जहाँ पर सबसे छोटे जाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम, ये जल के अणु को पहुँचाते हैं। जल को अणु को पहुँचाने के बाद प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम और इस तरह से जाइलम कोशिकाओं में आपस में ये विस्तृत हो जाते हैं। सभी जाइलम कोशिकाएं जो जड़ से तना तक, इन जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से खनिज तत्व पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह से आयनन विनिमय के माध्यम से खनिज तत्वों का अवशोषण क्रिया होता है। यह क्रिया किसके अंतर्गत आता है? निष्क्रिय अवशोषण। किसके अंतर्गत है? निष्क्रिय अवशोषण। तो जिसमें निष्क्रिय अवशोषण वह अवशोषण है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और यह विषण प्रवणता, सांद्रण प्रवणता के आधार पर ये विस्तृत होते हैं। दूसरा अवशोषण क्रिया है जिसमें अवशोषण की क्रिया के आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। अभी हम निष्क्रिय अवशोषण के बारे में अध्ययन किए। अब आता है सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण जिसमें इस क्रियाओं के लिए विशेष रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा की या अवशोषण की क्रिया नहीं हो सकती और यह अवशोषण की क्रिया पौधे में श्वसन के दौरान बने एटीपी का जब निर्माण होता है तो इन एटीपी से ही ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी बनते हैं और श्वसन की क्रिया के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। इसमें सक्रिय अवशोषण मुख्य रूप से जैसे कि जलीय पादप
हैबर ने नाइटेला नमक शैवाल जो कि जलीय पादप है, उस कोशिका में, शैवाल की कोशिका में बहुत अधिक पोटेशियम आयन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये पोटेशियम आयन का अवशोषण करते हैं और इस अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संश्लेषित ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। कोशिका के अंदर पोटेशियम आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है और जल में पोटेशियम आयन की सांद्रता कम होती है। इस अधिक कोशिका के अंदर अधिक सांद्रता होते हुए भी ये पोटेशियम आयनों का अवशोषण करती है। अधिक सांद्रता होने के बावजूद भी पोटेशियम आयन की अवशोषण करते हैं, तो इस अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह सक्रिय अवशोषण क्रिया के द्वारा होता है। इस सक्रिय अवशोषण की क्रिया के लिए विभिन्न वैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसमें है कैरियर सिद्धांत। कैरियर सिद्धांत के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की बाह्यता, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पारगम्य होती हैं, खनिज तत्वों को आने देती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, कोशिका के बाहर आयन के रूप में खनिज तत्व उपस्थित हैं। ये खनिज तत्व कोशिका के बाहर उपस्थित हैं। इस कोशिका के बाहर उपस्थित होने के लिए इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर की सहायता से इन आयनों का अवशोषण किया जाता है और ये कैरियर के द्वारा अवशोषित होने के बाद इन्हें आउटर साइड से इनर साइड की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। सबसे पहले जब कैरियर में के साथ जब जुड़ता है तो ये कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आयन कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनर साइड में ये पुनः स्थानांतरित कर देते हैं। कोशिका के इनर साइड में ये आयन फिर से बाहर स्थानांतरित हो जाएंगे। पहले कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनता है। कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स के बाद ये इनर साइड पर कोशिका के आंतरिक सतह पर आयन के रूप में मुक्त कर दिए जाते हैं। तो कैरियर सिद्धांत क्या है? सक्रिय अवशोषण। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयन्स उत्सर्जन, आयन का अवशोषण करने के लिए इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित कैरियर के रूप में
पाए जाते हैं और ये कैरियर्स आयनों को जोड़ लेते हैं और कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद ये कोशिका के अंदर इन आयनों को मुक्त कर देते हैं। इस तरह से जो तत्व हैं कोशिका के अंदर कैरियर के माध्यम से कोशिका में पहुंचते हैं। खनिज तत्वों का स्थानांतरण, ये आपने देखे खनिज तत्वों का अवशोषण, जिसमें खनिज तत्वों के अवशोषण की क्रिया के अंतर्गत क्या क्या देखें, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। इसके बाद हम खनिज तत्वों का स्थानांतरण किस तरह से पादपों में पहुंचता है। रूट की संरचना देखिए, सबसे बाहर रूट पर एपिब्लेमा की संरचनाएं और ये रूट हेयर कोशिकाओं पर पाया जाता है। इसके बाद की संरचनाएं कॉर्टेक्स की होती हैं। कॉर्टेक्स की रचनाएं बहुस्तरीय पैरेन्काइमा कोशिकाओं से मिलकर बनी, जिसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में जल का स्थानांतरण होते रहता है। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस की रचनाएं होती हैं। एंडोडर्मिस पर ही पॉसिस सेल्स होती हैं। पॉसिस सेल जल के अणु एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचते हुए एंडोडर्मिस की कोशिका तक पहुंचता है और एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं पॉसिस सेल्स होती हैं, जहां से जल का प्रवेश होना है। तो ये पेरिसाइकिल के नीचे जो प्रोटोजाइलम वाली कोशिकाएं होती हैं वहीं पर पाई जाती हैं। तो प्रोटोजाइलम कोशिकाएं प्रोटोजाइलम से फिर मेटाजाइलम तक पहुंचता है। ये जाइलम के बाद अल्टरनेट जो रचनाएं होती हैं वह है फ्लोएम। तो इस तरह से ये पूरी रचना एक गोल स्ट्रक्चर ये निर्मित होगा, जिसमें जाइलम अल्टरनेट क्रम में, ये है फ्लोएम और ये है जाइलम। तो जाइलम की दो कोशिकाएं होती हैं, जो बड़ा होता है वो मेटाजाइलम और जो छोटा होता है प्रोटोजाइलम कहलाता है। और ये है मेटाजाइलम। तो इस तरह से जल का जो संवहन है, जल के संवहन के साथ साथ
खनिज तत्वों का भी संवहन हो रहा है और ये जाइलम कोशिकाओं से होता हुआ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। जैसे जैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि जलों का खिंचाव वाष्प के रूप में होता है, जल वाष्प के रूप में पौधों की बाह्य सतह से मुक्त होते हैं, तो वह कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल का अवशोषण ज़्यादा होता है। इनके साथ साथ अवशोषण के साथ साथ खनिज तत्व भी जो आयन्स के रूप में उपस्थित हैं, ये खनिज तत्व जलों के साथ मिसल्स के रूप में होते हैं और ये मिसल्स के रूप में होने के साथ साथ आयनों का जब एक्सचेंज होता है विनिमय, आयन विनिमय के माध्यम से हम जल अवशोषित करके ये जाइलम की कोशिकाओं में पहुँचते जाते हैं। तो इस तरह से खनिज तत्वों का स्थानांतरण जल के साथ साथ ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं और ये सभी जो इसका प्रयोग के दौरान देखा भी गया कि केवल जल का संवहन या तत्वों का संवहन जल के माध्यम से जो होता है वह जाइलम कोशिकाओं से ही होता है। अगर किसी पौधे के फ्लोएम भाग को हटा दिया जाए और जाइलम कोशिकाओं को ही रहने दिया जाए तो वो पौधा पूरी तरह से जीवित रहता है। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में कई जो पुराने पेड़ देखते हैं जिसमें बीच में छिद्र हो जाता है, खोखला हो जाता है, लेकिन उसकी बाहरी सतह जीवित है और केवल आंतरिक सतह वह क्या हो गया, नष्ट हो चुका है। तो उसमें फ्लोएम की कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं। जाइलम कोशिकाएं जीवित होने के कारण वह प्लांट जीवित है जो खनिज अवशोषण, जल अवशोषण के माध्यम से ये अपनी पूरी जैविक क्रियाएं पूर्ण करता है, जिससे ये पौधे जीवित रहते हैं। तो इस तरह से हम खनिज तत्वों का स्थानांतरण के बारे में जड़ की संरचना से समझ सकते हैं। आगे हम खनिज तत्वों का उपयोग हम उर्वरकों के रूप में भी करते हैं। उर्वरक क्या है, जिससे हमें पौधों की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए पादपों की वृद्धि और विकास के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो ये उर्वरक रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक ऐसे तत्व जिसमें नाइट्रोजन पाए जाते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने वाली जो कमियां हैं उनमें उर्वरक के रूप में दिए जाते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक हैं सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन उर्वरक सोडियम नाइट्रेट, उर्वरक के अंतर्गत है नाइट्रोजन, उर्वरक, इसमें है अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होता है और खेतों में सभी इस नाइट्रोजन यूरिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट, ये भी एक नाइट्रोजन उर्वरक है। फास्फोरस उर्वरक दूसरा है फास्फोरस
फास्फोरस उर्वरक, जिसमें फास्फोरस की कमी जिन प्लांटों में है उन प्लांटों के लिए फास्फोरस का उपयोग करने वाले जो उर्वरक हैं, क्षारी, स्लैग, बोन मील, सेल फॉस्फेट। बोन मील, सेल फॉस्फेट। तो ये कौन से उर्वरक हैं? फास्फोरस उर्वरक। इसी तरह पोटास युक्त उर्वरक, जिसके अंतर्गत पोटास के सल्फेट वाले यौगिक होते हैं, ये कहलाते हैं पोटास उर्वरक। तो इस तरह से उर्वरकों को NPK एक नाम दिया गया है। तीनों उर्वरकों का नाम क्या है? NPK, जिसमें ये मिश्रित उर्वरक के नाम से जाने जाते हैं। संपूर्ण उर्वरक NPK, इनकी प्रतिशत होती है 17, 18 और 9। 17, 18 और 9। नाइट्रोजन 17 अनुपात में, फास्फोरस 18 के अनुपात में और पोटेशियम 9 के अनुपात में। अलग अलग मिश्रणों को अलग अलग अनुपात में बांटते हैं, या फिर इसी का 15 अनुपात लिया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अनुपात होते हैं। तो ये दो तरह से इस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से उर्वरक से मिलकर बनाए जाते हैं। तो इसमें तत्वों की कमियों को पूर्ण करने के लिए पर्णिल पोषण वह पोषण है जिसमें पादपों में स्प्रे करके, छिड़काव करके पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से हम आम पौधों में खनिज पोषण की विभिन्न महत्व, उनकी उपयोगिता, उनकी क्रियाविधियों के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।